वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस पॉइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है आ लेट वॉक, यानी ताख़ीर से की जाने वाली चहलकदमी। ये पॉइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब वो अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था तो उस वक़्त उसने इसे लिखा और ये 1950 में उसकी कलेक्शन अ बॉयज़ विल में पब्लिश हुई। ये पोइम टोटल 4 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा, तो इस तरह से 4 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 16। इसका टाइटल है अ लेट वॉक, यानी इसका मतलब है वॉक थ्रू नेचर, यानी मज़ाहिर फ़ितरत की जानिब चहलकदमी। अगर हम इस पॉइंट की सेटिंग की बात करें तो इसमें ऑटम सीज़न का मंजर दिखाया गया है, लेकिन लास्ट स्टेंजा में मौसम बहार यानी स्प्रिंग सीज़न की उम्मीद भी शो की गई है। और अगर हम इस पॉइंट की टून की बात करें तो इसकी टून बहुत ही गमगीन यानी ग्लूमी टून है। अब हम आते हैं इस पॉइंट के टेक्स्ट की जानिब। पॉइंट कहता है, When I go up through the mowing field, जब मैं ऐसे खेत से गुज़र रहा था जिस पर घास काट दिया गया हो, the headless aftermath, और उन कटी हुई घास और झाड़ियों के ढेर लगा दिए गए हों, smooth laid like thatch with the heavy dew, और उन्हें इस तरह से रखा गया हो जिस तरह से घास फूस की छत हो और जिसके ऊपर शबनम के कतरे पड़े हों। हाफ क्लोज द गार्डन पाथ, और उसने बाग का तकरीबन आधा रास्ता बंद कर दिया हो। यानी पॉइंट कहता है, मेरा एक ऐसे बाग से गुज़र हुआ जिसका तकरीबन आधा रास्ता ऐसी झाड़ियों की वजह से बंद था जो कि फसल कटने के बाद बच जाती हैं और उनका ढेर लगा दिया जाता है और वो बिल्कुल एक घास फूस की छत की बानी दिखाई देती हैं जिनके ऊपर शबनम के कतरे पड़े हों। उन्होंने उस बाग का तकरीबन आधा रास्ता बंद कर दिया था। एंड व्हेन आई कम टू द गार्डन ग्राउंड, और जब मैं बाग की ज़मीन पर चला, द वर्ड ऑफ सोबर बर्ड्स, तो बिल्कुल संजीदा परिंदों की जो आवाज़ थी, उनकी चहचहाने की जो आवाज़ थी, अप फ्रॉम द टेंगल ऑफ विदर्ड वीड्स, वो मुरझाई हुई झाड़ियों में से आ रही थी। यानी उन परिंदों की आवाज़ उन मुरझाई हुई झाड़ियों में उलझी हुई थी। इज़ सैडर दैन एनी वर्ड्स, वो हमारे अल्फाज से ज़्यादा गमगीन थी, क्योंकि मौसम ख़ज़ां था इसलिए परिंदे जो थे वो बहुत ही गमगीन थे और उनकी आवाज़ जो थी हमारे अल्फाज से ज़्यादा गमगीन थी। यानी हम उस बाग का गमनाक मंज़र नहीं बयान कर सकते जितनी अच्छी तरह से वो परिंदे बयान कर रहे थे। अ ट्री बिसाइड द वॉल स्टैंड बेयर, वहाँ पर दीवार के साथ एक ऐसा दरख्त खड़ा था जिसके कोई पत्ते नहीं थे, वो बिल्कुल बेयर था यानी बरहना था, उस पर कोई फल फूल या पत्ते नहीं थे। बट अ लीफ दैट लिंगर्ड ब्राउन, लेकिन एक ही पत्ता था जो कि लड़खड़ा रहा था और उसकी रंगत भूरी हो गई थी, यानी वो भी मुरझाया हुआ था। डिस्टर्ब्ड, और वो बहुत बेचैन था। आई डाउट नॉट, मुझे नहीं शक, बाय माई थॉट, कि मेरी सोच की वजह से, कम्स सॉफ्टली रैटलिंग डाउन, वो शायद मेरे सोचने की वजह से, मेरी सोचों के वज़न की वजह से नीचे को लड़खड़ा रहा हो। यानी वो पत्ता भी बिल्कुल प्यारा मददगार था और वो गिरने ही वाला था, उसे हल्के से वज़न की ज़रूरत थी और मेरी सोच का वज़न इतना था कि वो मेरी सोच के वज़न की बदौलत वहाँ से गिर सकता था, या वो पत्ता मेरी सोचों की वजह से लड़खड़ा रहा था। आई एंड नॉट फार फ्रॉम माई गोइंग फोर्थ, मैंने अपनी चहलकदमी को ज़्यादा दूर तक जारी ना रखा। बाई पिकिंग द फेडेड ब्लू ऑफ द लास्ट रिमेनिंग एस्टर फ्लावर, और मैंने वहाँ बच जाने वाला आखिरी एस्टर का फूल उठा लिया। टू कैरी अगेन टू यू, ताकि मैं वो वहाँ से उठा कर तुम्हें ला कर दे दूँ। यानी वो अपने फ्रेंड या अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए कहता है कि वो मैंने तुम्हारे लिए उठा लिया ताकि इससे मौसम बहार की इब्तदा हो सके। इस पॉइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पॉइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इस पॉइम के तमाम स्टेंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ABCB, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड नहीं हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है आफ्टर मैथ और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है पाथ, आफ्टर मैथ पाथ। इसी तरीके से सेकंड स्टेंजा में बर्ड्स वर्ड्स, थर्ड स्टेंजा में ब्राउन डाउन, फोर्थ स्टेंजा में ब्लू यू। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना।
जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 को अगर हम देखें तो इसमें पोइट ने उन बच जाने वाले घास फूस के गट्टों को एक थैच यानी घास फूस की छत के साथ कंपेयर किया है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को अपील करते हों, यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों, जैसा कि लाइन नंबर 6 में वर्ड का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोफॉर्मिज्म। इसका मतलब है कि जानदारों की खसूसियात जानवरों को दे देना, यानी जानवरों को भी बिल्कुल ह्यूमनली ट्रीट करना, जैसा कि लाइन नंबर 6 में उसने बर्ड्स के लिए सोबर का वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 11 में डिस्टर्ब्ड के बाद और आई डाउट नॉट के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 6 और 7 दोनों ही रन ऑन लाइन है। जैसा कि पोइट कहता है द वर्ड ऑफ सोबर बर्ड्स, यानी संजीदा किस्म के परिंदों की जो आवाज़ थी अब वो क्या कर रही थी, वो लाइन नंबर 7 में बयान करता है अप फ्रॉम द टैंगल ऑफ विदर वीड्स, यानी वो मुरझाई हुई झाड़ियों के साथ उलझ रही थी और वो कैसी थी वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 8 में बयान करता है इज़ सैडर दैन एनी वर्ड्स, वो हमारे अल्फाज से ज़्यादा उदास थी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में लेड लाइक, दोनों वर्ड्स एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में गार्डन ग्राउंड, लाइन नंबर 9 में बिसाइड बेयर, लाइन नंबर 13 में फार फ्रॉम फोर्थ। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 11 में डाउट थाट, ये दोनों वर्ड्स टी लेटर पर एंड हो रहे हैं जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 15 में एस्टर फ्लावर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 13 में फ्रॉम फोर्थ, इन दोनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। इसके अलावा पोइट ने इमेजेस यूज़ किए हैं जैसा कि मोइंग फील्ड, हेडलेस आफ्टरमैथ, थैच, हैवी ड्यू, गार्डन पाथ, गार्डन ग्राउंड, बर्ड्स, विदर वीड्स, ट्री, वॉल, लीफ, फीडेड ब्लू, आस्टर फ्लावर। इसके अलावा पोइट ने कुछ सिंबल्स भी यूज़ किए हैं, जैसा कि आटम डेथ का सिंबल है और जो आस्टर फ्लावर है वह स्प्रिंग और रीबर्थ का सिंबल है। इसके अलावा पोइट ने अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का इस्तेमाल किया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन या मबालगाराई की है। इसके अलावा अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें आइसोलेशन यानी तन्हाई का थीम मिलता है और उस आइसोलेशन की वजह से जो सैडनेस यानी उदासी है उसका थीम मिलता है। इसके अलावा पोइट का लव फॉर नेचर भी मिलता है और उसका लॉस्ट लव यानी उसकी खोई हुई मोहब्बत का भी जिक्र मिलता है, जिसके लिए वो फूल इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। इसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।